वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेकंड चैप्टर जो कि है थ्रेड्स, बेलनाकार सतह पर चूड़ियाँ या फिर थ्रेड्स ऑन सिलेंड्रिकल शेप। तो इस चैप्टर में हम लोग को सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि इसमें से कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। क्योंकि पिछले बार हम लोग को ये हुआ था, पिछले सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा हुआ था कि हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे टॉपिक को पढ़ के गए थे, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में थियरी पूछ दिया था, जबकि कभी भी एग्जाम में थियरी नहीं पूछता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट में। लेकिन पिछले सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग में थियरी पूछा हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गया था। बच्चे जो है तैयार करके नहीं गए थे और टीचरों थियरी पर फोकस नहीं किए थे कि ड्राइंग पर फोकस किए थे, और एग्जाम में थियरी आ गया था। तो ये गलती हम लोग को इस बार नहीं करनी है, और हाँ इस बार हम लोग सबका थियरी भी पढ़ते हुए चलेंगे। हो सकता है इस बार थियरी पूछ दे किसी चैप्टर से, तो हम लोग थियरी भी पढ़ते हुए चलेंगे और थियरी को याद करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि कौन से टॉपिक है सेकंड चैप्टर के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले 10 सालों में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो देख लेते हैं कि जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो थ्रेड बने हुए हैं ये सारे थ्रेड जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से कोई 3 थ्रेड या फिर 2 थ्रेड 4 थ्रेड करके नाम बाय नेम या फिर एनी 3 ऐसे करके पूछ सकता है। जैसे कि BSW थ्रेड है, यूनिफाइड थ्रेड है और स्टेलर थ्रेड है, इसको अमेरिकन थ्रेड भी कहते हैं। BA थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड, उसके बाद से स्क्वायर थ्रेड, नकल थ्रेड एंड एक्मे थ्रेड, और लास्ट में बर्टेस थ्रेड। तो ये सारे थ्रेड जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछे गए हैं। कुल 8 टाइप के थ्रेड हैं, 8 टाइप्स के, जिन्हीं को हम लोग को मेन फोकस में रख के पढ़ना है। लेकिन क्योंकि पिछले सेमेस्टर में जो है कुछ थियरी पूछे गए थे, इसलिए हम लोग थियरी को भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। थियरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि ड्राइंग में क्वेश्चन पूछे जाए तो थियरी से तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, यहाँ पर हम लोग थियरी भी कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पहले वो चीज़ें कवर कर लेते हैं जो कि थियरी और थ्योरिकल पार्ट है, उसके बाद से हम लोग ड्राइंग पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं और उसके बाद से हम लोग यहाँ पे इसको भी कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या याद रखना है, उन सब चीज़ों को हम अंडरलाइन कर लेते हैं, क्या चीज़ हमें याद रखना है। सबसे पहले हम लोग को डिफिनेशन याद रखना है। इसकी डिफिनेशन पूछ सकता है कि थ्रेड क्या होता है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन एक लाइन की है, किसी बेलनाकार सतह मतलब कि सिलेंड्रिकल सरफेस पे काटे गए हेलिकल खांचे में, मतलब कि हेलिकल ग्रुप्स को पेज की चूड़ियाँ कहते हैं। बस ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए आप, और इस लाइन को आपको याद कर लेना है कि किसी बेलनाकार सतह पर काटे गए हेलिकल खांचे, हेलिकल खांचे का क्या मतलब कि इस तरीके का जो है हेलिकल जो है ग्रुप्स काटे गए हों किसी बेलनाकार सतह पर, पेज की चूड़ियाँ कहलाती हैं, पेज की चूड़ियाँ कहलाती हैं, थ्रेड्स ऑन स्क्रू कहलाता है। ये चीज़ अब हम लोग को बस इतना याद रखना है। और इसका उपयोग क्या कहाँ पर होता है ये तो हम जानते हैं। चूड़ियों का उपयोग काबले मतलब बोल्ट्स, ठीक है, बोल्ट, ढिबरी मतलब नट, और पेज, स्क्रू अर्थात स्टड तथा पाइप पर चूड़ियाँ काटने के औजार जैसे टैप, डाई और मशीन के स्पिंडल तथा स्क्रू जैक आदि में किया जाता है। इतना वो नहीं लिखना है, आप चाहे तो सीधे से लिख सकते हैं, चूड़ियों का प्रयोग नट, बोल्ट, स्क्रू, स्टड आदि में किया जाता है। बस इतना लिख दें, सिंपल हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, तो ये चीज़ डिफिनेशन आपको ध्यान रखना है। डिफिनेशन अगर एग्जाम में आ गया तो आपको छोड़ के नहीं आना है कि थ्रेड का डिफिनेशन बताइए, चूड़ियाँ क्या होती है उसका डिफिनेशन बताइए, तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें लिख करके आ जानी है। ठीक है, ये अगर आपके पास इस राइटर की बुक नहीं है तो इसका हम स्क्रीनशॉट ले करके फ़ोटो खींच करके इसका जो है PDF बना करके उसका लिंक दे देंगे, उसको डाउनलोड करके इसको याद कर लीजिएगा, या फिर जो बुक आपके पास उसमें डिफिनेशन दिया होगा उसे आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, और नीचे दीजिए, देखिए तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा थ्रेड है, जो चूड़ियाँ हैं, उनके जो है बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि उसको मूल तत्व कहा जाता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे स्क्रू चूड़ियों के मूल तत्व। ठीक है, मतलब कि उसके पार्ट्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से उसके मूल तत्व हैं, उससे भी जानना है। चूड़ी जो हम लोग देखेंगे किसी थ्रेड, कोई भी हम लोग अगर बोल्ट लेंगे तो बोल्ट पर देखेंगे चूड़ी कटा हुआ है, और हमको लगता है कि सारे जितने भी टाइप के बोल्ट हों सब पर एक जैसी चूड़ी कटी होती है, जबकि ऐसा नहीं होती है। जहाँ पे जैसी आवश्यकता होती है उस टाइप की चूड़ी कटी होती है। चूड़ियाँ यहाँ पे कुल जो है 8 प्रकार की यहाँ पे चूड़ियाँ दी गई हैं, जो हम आगे अभी
डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये समझ लेते हैं, मान लीजिए कि हमारा बोल्ट है, अब बोल्ट पर ये चूड़ियाँ कटी हुई हैं, इन चूड़ियों को किस भाग को क्या कहा जाता है, ये हम लोग को सबसे पहले जानना है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो चूड़ियाँ हैं एक बार ऊपर एक बार नीचे इस तरीके से करते हुए आगे की तरफ बढ़ी हुई हैं, वही चीज़ जो है नीचे की तरफ भी है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि जब इसका ऊपर वाला पॉइंट होता है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ये नोकीला पॉइंट है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ये डिफिनेशन भी आप लिखने की आ सकती है, ठीक है, कि जो है स्क्रू चूड़ियों के मूल तत्व को परिभाषित करें और सारे तत्वों को बताएं। तो हम लोग को इस तरीके से बताना है कि ये सबसे पहले हम समझ देते हैं, उसके बाद डिफिनेशन की बात करेंगे। जो इसका जो पिक पॉइंट होता है स्क्रू थ्रेड का, उसको बोलते हैं क्रस्ट, और वही सबसे नीचे वाले पॉइंट को रूट बोलते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है, सबसे नीचे वाले पॉइंट को रूट कहा जाता है, ठीक है। और दो जो उसके दांतें हैं उनके बीच का एंगल जो बनता है, दो दांतों के बीच का जो एंगल बनता है उसे जो है थ्रेड एंगल कहते हैं, ठीक। और देखेंगे ये जो इंक्लाइंड है, जो तिरछा आया हुआ है, इसके सरफेस को, जो इंक्लाइंड है इसके सरफेस को हम लोग फ्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैंक। जो इंक्लाइंड सरफेस आया है दोनों का, इसे हम लोग फ्लैंक कहते हैं। इस तरह से इंक्लाइंड है तो इस वाले सरफेस को हम क्या कहेंगे? फ्लैंक कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए और क्या बताया हुआ है, और बताया हुआ है कि इसका जो ढलान है, इसके जो सरफेस जो टेढ़ा सा है ना, जो इंक्लाइंड है, इस तरीके से ये इंक्लाइंड है, इसके सरफेस की बात कही जाएगी तो इसको फ्लैंक कहेंगे, और इसी को, इसके ढलान को स्लोप कहा जाएगा। जितने एंगल पे झुका हुआ एंगल की बात की कि ना, कि थ्रेड एंगल, और जितने एंगल पर झुका हुआ है उसके इस झुकाव को हम लोग स्लोप कहेंगे, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए क्रस्ट जो कहा गया है, इसका पिक पॉइंट और इसका पिक पॉइंट, सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो है इसको बोलते हैं क्रस्ट, और एक क्रस्ट के आगे आने वाले क्रस्ट, ठीक है, जस्ट आगे आने वाले या फिर जस्ट पीछे वाले, उनके बीच के डिस्टेंस को, उनके बीच की दूरी को हम लोग पिच कहते हैं। या फिर समझिए, एक क्रस्ट, सबसे ऊंचा वाला, सबसे ऊपर वाला पॉइंट पिक पॉइंट, और उसके जस्ट आगे वाला एक दो छोड़ के नहीं, जस्ट आगे वाले का क्रस्ट या फिर जस्ट पीछे वाले का क्रस्ट, उनके बीच की दूरी को जो है हम क्या कहते हैं? उन्हें पिच कहते हैं। या फिर जो नीचे वाला है इसको रूट बोलते हैं, रूट के जस्ट आगे वाला रूट या फिर जस्ट पीछे वाले रूट के बीच के डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं। एक रूट यहाँ पर है, उसके जस्ट आगे वाले रूट के इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोग जान लिए। इसके अलावा और क्या जानना है? इसके अलावा हम लोग को ये जानना है कि मेजर डाया क्या होता है। मेजर डाया ये होता है कि मतलब कि बाहरी जो व्यास होता है, जो उसका पिक पॉइंट है, जिसको क्रस्ट बोल रहे हैं, उससे क्रस्ट से नीचे वाले क्रस्ट, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के डायमीटर को, यहाँ से यहाँ तक के व्यास को हम लोग मेजर डाया कहेंगे। और जब रूट से लिया जाएगा नीचे वाले पॉइंट से और इस यहाँ के नीचे वाले पॉइंट तक के बीच का जो डिस्टेंस ली जाएगी, इसको बोलते हैं माइनर डाया, ठीक है, माइनर डाया बोला जाएगा। अब पिच डाया क्या होता है? पिच डाया भी टर्म आता है। तो पिच डाया जो होता है, क्रस्ट और रूट के बीच के एवरेज लिया जाए, क्रस्ट मतलब ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट रूट के बीच का एवरेज मतलब बीच में से लिया जाए, तो उसके द्वारा जो डाया होता है, उसके बीच में जो डाया होती है उसको पिच डाया बोला जाएगा, ठीक है। पिच व्यास बोल सकते हैं, पिच डाया, ठीक है। इतने टर्म आप लोग को याद होने चाहिए, और जब एग्जाम में अगर ये आ गया तो हम लोग को ये वाला इमेज बना करके आना है, केवल लिख के नहीं आना है, इसे बनाना ही बनाना है। इसके बनाने के बाद ही इसको लिखना है। जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे सारे डिफिनेशन दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि रूट ऑफ थ्रेड, ठीक है, चूड़ी की जड़ क्या होती है, रूट के बारे में बताया गया था। यहाँ बताया गया चूड़ी की खांचे की सबसे निचली सतह चूड़ी की जड़ कहलाती है। नीचे वाला पॉइंट जो इस तरह बना हुआ था, इसके नीचे वाला पॉइंट को हम रूट कह रहे थे। क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट ऑफ थ्रेड, सबसे ऊपर वाले पॉइंट को, चूड़ी का सबसे ऊपरी सिरा शिखर कहलाता है, ठीक है। फ्लैंक के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। उसके बाद चूड़ी की गहराई, डेप्थ ऑफ थ्रेड के बारे में बात कर ली, जो इसकी गहराई होती है ऊपर से लेकर के नीचे की, ये इसको हम लोग डेप्थ ऑफ थ्रेड कहते हैं। चूड़ी के कोड, एंगल ऑफ थ्रेड के बारे में बात की, पिच के बारे में बात की। लीड क्या होता है? लीड ये होता है जब आप मान लीजिए कि आप एक बोल्ट लिए हुए हैं, बोल्ट को जब एक बार आप घुमा देंगे, पूरी तरह से एक बार घुमा देंगे, तो वो जितना अंदर या फिर जितना बाहर जाएगा,
एक बार घुमाने पर, जो डिस्टेंस कवर करेगा, जो चार्ज चलेगा एक बार घुमाने पर, उसे हम लोग लीड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, नट या बोल्ट को पूरा एक चक्कर घुमाने पर चली गई अच्छी दूरी को चूड़ी का लीड कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नॉमिनल डाया, जो डाया लेते हैं चूड़ी काटने के लिए, जिस डाया को हम मान लीजिए कोई रॉड ले रहे हैं, सॉफ्ट ले रहे हैं, उस डाया को हम नॉमिनल डाया कहेंगे। मेजर डाया बता दिया कि क्रश से क्रश तक का जो दूरी लिया जाए, डायमीटर लिया जाए, उसको मेजर डाया। और माइनर डाया की बात किया गया, माइनर डाया क्या होती है, रूट से रूट तक की डिस्टेंस जो ली जाती है डायमीटर, उसको जो है माइनर डाया बोला जाएगा। स्लोप के बारे में बात हो गई और पिच डायमीटर के बारे में बात हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख करके याद कर लेना है, क्योंकि पिछले बार के एग्ज़ाम में थियरी पूछा गया था, तो हो सके इस बार के एग्ज़ाम में भी थियरी पूछा जाए। तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले करके PDF बना करके इसका लिंक दे देंगे। अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, अगर आपके पास बुक है, बुक में दिया हुआ है, तब वहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ के जरूर जाइए अगर एग्ज़ाम में नंबर पाना है तो। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आगे बात करें, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है बाँह तथा आंतरिक चूड़ियाँ। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड। ये क्या होता है, नाम से ही मालूम चल रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, इंटरनल मतलब अंदर की तरफ चूड़ियाँ बनी हों। तो एक्सटर्नल चूड़ी क्या होता है, एक्सटर्नल का मतलब कि जो बोल्ट पे बना हो, इंटरनल मतलब जो है नट पे बना, जो बोल्ट पे बाहर की तरफ चूड़ियाँ बनी होती हैं और नट में अंदर की तरफ चूड़ी बनी होती है। तो लेकिन ये चीज़ तो हम समझते हैं, लेकिन लिख के क्या आना है ये चीज़ हमें देखना है। जैसे कि आप यहाँ पर डाल दिए कि बाँह चूड़ियाँ एक्सटर्नल थ्रेड, इसमें लिख के क्या आना है, किसी बेलनाकार छड़ की ऊपरी सतह पर बनी चूड़ियों को बाँह चूड़ियाँ यानी एक्सटर्नल थ्रेड कहते हैं। किसी बेलनाकार छड़ की ऊपरी सतह पर बनी चूड़ियों को बाँह चूड़ियाँ कहते हैं, जैसे कि बोल्ट, स्टड आदि में, बोल्ट और स्टड आदि में। ठीक है, ये चीज़ एग्जाम्पल ले देना है। अब बस इतना ही लिख के आना है, इसके आगे आपको बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक लाइन में काम की बात लिख दिए, फर्जी चीज़ कुछ भी नहीं लिख के आना है, जो चीज़ एकदम सही है उसको लिखिए। अगर उसके अलावा कोई और बात आती है सही लगती है तभी लिखना है, फर्जी भर के बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में कुछ भी फर्जी लिख के नहीं आता है। अगर फर्जी लिख के आएंगे तो सही लिखे रहेंगे उसको भी काट दिया जाएगा। ठीक है, तो सही चीज़ लिख के आनी है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। BA नहीं है कि आप भर के चले आएंगे उसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब इसके वजह एक्सटर्नल की बात आ गई, आपने एक्सटर्नल का यहाँ पर डिफिनेशन दे दिया है कि एक्सटर्नल थ्रेड क्या है। उसके बाद से हम लोग इसका फिगर डालेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें से फिगर बना लेंगे, जो आपको आसान लगे। कोई एक फिगर बना दीजिए, जरूरी नहीं है कि आप तीनों वहाँ पर बना करके आएंगे। जो आपको बनाने में ईजी लगे, ये सबसे ईजी लगता है तो इससे बना के आ जाएँ, ये ईजी लगता है तो ये बनाएं। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप तीनों बना के आएंगे। ठीक है, तो आप चूज़ पहले से डिसाइड कर लीजिए, अगर आएगा तो हम कौन सा इमेज इसमें बना के आने वाले हैं। ठीक है, इस इमेज को तैयार कर लीजिए, इस इमेज को बना करके आइए एक्सटर्नल में। ठीक है, और भी बातें अगर पढ़ लीजिए, अगर आप दिमाग में रख सकते हैं एक्सटर्नल थ्रेड के बारे में, तो उसे भी लिख के आइए, नहीं तो कम से कम एक लाइन का डिफिनेशन तो लिख के आना ही आना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है इंटरनल के बारे में, आंतरिक चूड़ियों के बारे में। आंतरिक चूड़ी के बारे में क्या बताया गया है, यह किसी खोखली बेलनाकार भाग की आंतरिक सतह पर बनी होती है, जैसे कि ढिबरियाँ, नट आदि में। ठीक है, नट में अंदर की चूड़ी कटी होती है उसमें। ठीक है, यहाँ तक कम से कम इसको तैयार कर लीजिए। अगर आगे तैयार कर सकते तो आगे देखिए, आंतरिक चूड़ियों को भी वास्तविक रूप से बनाने में अधिक समय लगता है, अंदर की तरह चूड़ी कटी होती बनाने में अधिक समय लगता है, अतः कम समय में आसानी से बनाने के लिए ड्राइंग पर इसकी कन्वेंशनल या सरल रूप चित्र में प्रदर्शित की गई है। ठीक है, चित्र में जो है आसान तरीका भी दिखाया गया है किस तरीके से आपको बना के आना है। तो आप इसमें से डिसाइड पहले से कर लीजिए कि आपको ये इमेज बनाना है एग्जाम में कि ये इमेज बनाना है एग्जाम में, और उस इमेज को तैयार कर लीजिए। ठीक है, कन्वेंशनल भी दिखाया गया है कि ये आपका जो है कन्वेंशनल टाइप का है, तो आप जो चाहें वो तैयार कर लेकर एग्जाम में बना के आना है। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको एग्जाम में कौन सा इमेज बना के आना है। इसमें से कोई भी बनाएंगे तो कोई गलत नहीं होगा, सब सही होगा। इसमें से एक इमेज जो है आप तैयार कर लीजिए कि हमें यही बना के आना है। तीनों और चारों इमेज बनाने की आवश्यकता नहीं है, उससे टाइम ही लॉस होगा, नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड क्या होता है। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक है जो कि क्या है कि राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड थ्रेड्स। ये क्या होता है, दायां हाथ चूड़ी और बायां हाथ चूड़ी, इसका क्या मतलब है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब थ्योरी पूछेगा तो ये भी पूछा जा सकता है। इससे सबसे पहले समझिए, जब राइट हैंड कहेगा
राइट हैंड थ्रेड के बारे में बात करेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में। जब बात करेगा लेफ्ट हैंड की तो घड़ी की चलने की सुइयों की विपरीत दिशा में। जब किसी नट को कसा जाता है तब उसे, अगर राइट हैंड थ्रेड की बात करें तो घड़ी के चलने की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब उसको कसा जाएगा तो, और वो जब ऐसा बोल्ट हो जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कसा जाए उसे हम लोग बोलेंगे राइट हैंड थ्रेड। और जो ऐसा कोई बोल्ट हो जिसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कसा जा सके उसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड थ्रेड, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और एग्जाम में देखिए यहाँ पे जो है एक ये थ्रेड बनाया गया है, इसी का इंटरनल यहाँ पर दिखाया गया है और इसका जो है साइड भी यहाँ से दिखाया गया है। और यहाँ एरो बना दिखाया गया है कि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाए। तो अब एरो बनाना मत भूलिएगा, ठीक है। एरो जो है आपको बना के ही आना है, ठीक है। यहाँ पे एरो बनाया गया है तो ये एरो आपको बना के आना है। जो तीर का निशान बनाया गया है ये तीर का निशान आपको बना के आना है। इसी से मालूम चलेगा ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से इसको डिफाइन करके आना है। सबसे पहले बताया गया है, जब चूड़ियाँ बेलनाकार छड़ को चूड़ी घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज में घुमाकर अंत चूड़ी वाले भाग पर कसा जाए तो उसे दायां हस्त चूड़ी या सीधी चूड़ी राइट हैंड थ्रेड कहलाती है। ये चूड़ियाँ हल्की तथा दाएं, ये बात छोड़ दीजिए, बस इतना लिखिए कि जब किसी बोल्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर कसा जा सके तो ऐसे बोल्ट को राइट हैंड थ्रेड, इस पर ऐसे बोल्ट पर बने हुए चूड़ियों को राइट हैंड थ्रेड्स कहते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को जो है आप समझ लीजिए और याद कर लीजिए और इसमें से इमेज डिसाइड कर लीजिए कि हमें यही बना करके आना है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है लेफ्ट हैंड के बारे में है, जब चूड़ियाँ छड़ को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर अंतर चूड़ी वाले भाग पर कसा जाए तो उसे बायां हाथ चूड़ी या फिर लेफ्ट हैंड थ्रेड कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी देखिए ये वाइज बना के आना है। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, इसमें जो चूड़ियाँ कटी हैं वो इस तरीके से हैं, ठीक है, इधर की तरफ झुकी हुई हैं। और इसमें देखेंगे तो इधर की तरफ झुकी हुई हैं, ठीक है ना। इसका इंक्लिनेशन इस तरह से है चूड़ियों का और इसमें इस तरीके से है। तो इस बात को ध्यान में रखना, दोनों एक ही जैसे नहीं बना के आना है कि दोनों इमेज को डिफिनेशन लिखना है दोनों एक ही जैसा बना के चले आए तो नंबर कट जाएगा। इसमें ध्यान देना है कि इस वाले राइट वाले में आगे की तरफ झुकाना है और एरो को इस तरीके से दिखाना है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और लेफ्ट वाले में थ्रेड जो बनेगा इंक्लाइनेशन उसको इस तरीके से ऐसे झुकाना है और एरो का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे 2 से 3 बार इमेज को बनाइए, इस इमेज को, उसके अलावा एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल वाले को, इन सारे इमेज को बना करके प्रैक्टिस करिए तभी हो पाएगा। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। इस टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। और अभी जो हम लोग देखें हैं उसको हम लोग तैयार इसलिए करेंगे कि कहीं एग्जाम में थियरी पूछ दिया तो हम लोग क्या करेंगे, थियरी पढ़ के ही नहीं जाएंगे तो लिखेंगे क्या। ऐसा भी नहीं है कि ड्राइंग के पेपर में किसी का देख के लिख लेंगे, क्योंकि कोई पढ़ के जाएगा ही नहीं तो लिखेगा कौन, कोई नहीं लिखेगा। तो इस नाते हम लोग को अपनी तैयारी करके जानी है, थियरी भी पढ़ के जाना है। तो आगे अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसको बनाएंगे भी और इसको समझेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से थ्रेड इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड थ्रेड BSW थ्रेड है, ठीक है, इसके बारे में पढ़नी है। और उसके बाद यूनिफाइड थ्रेड या फिर मैट्रिक्स थ्रेड, इसके बारे में पढ़ना है और इसे बनाना है। और उसके बाद हम लोग का तीसरा जो रहेगा वो है सेलर थ्रेड या फिर अमेरिकन थ्रेड, ठीक है। और चौथा रहेगा ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BA थ्रेड। इसके अलावा जो है स्क्वायर थ्रेड है जो कि काफ़ी आसान होता है बनाने में, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। और उसके बाद से नकल थ्रेड है और उसके अलावा जो है एक्मे थ्रेड है। और लास्ट में जो हमारे पास है वो है बट्रेस थ्रेड। तो इतना हम लोग को पढ़ना है, इतना पढ़ लेंगे। जब इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग का 15 नंबर तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से, उसमें कहीं भी छूटेगा नहीं। फिलहाल आप लोगों को करना क्या है, फिलहाल आप लोगों को ये करना है कि जितना आज हम बताए हुए हैं इतना आप लोगों का डिफिनेशन को याद कर लेना है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन याद करना है, उसके बाद इसके जितने पार्ट होते हैं सबका डिफिनेशन लिख करके पूरी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल का डिफिनेशन लिख करके इसका इमेज बना लेना है। इसके अलावा जो है राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड थ्रेड का डिफिनेशन लिख करके इसका
इमेज को 2 से 3 बार बना के प्रैक्टिस करना है, और जो इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें बताएं वो चीज़ ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग इसको कवर करेंगे टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड को। ओके, और इस वीडियो को जो है अगर आपको समझ में आया तो लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ जो कि घर पे बैठे हुए हैं अभी कुछ नहीं करें उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी पढ़ाई कर सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।